मैं प्रभात रंजन, फिजियोथेरेपिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, दिल्ली। आप लोग के समक्ष फिजियोथेरेपी के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने के लिए आया हूं। और फिजियोथेरेपी क्या है, लोगों के मन में एक बड़ी जिज्ञासा बनी रहती है। फिजियोथेरेपी मेडिकल साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जो कि लोगों की इलाज करने में काफ़ी मददगार साबित होती है। और इसका जो है शुरुआत जो है 19वीं शताब्दी में सबसे ज़्यादा हुई थी। 19वीं शताब्दी में जब पोलियो का आउटब्रेक हुआ था तो उस समय एक्सरसाइज के माध्यम से लोगों को रिहैबिलिटेट किया गया जो पोलियो से ग्रसित हो गए थे। फिर इसकी उपयोगिता सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वार के समय में महसूस हुई। उस समय रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरीज़ के बाद सैनिकों को चलाने में, सैनिकों को पुनः जो है कि अपने काम में वापस लाने में काफ़ी मददगार साबित हुई। और धीरे धीरे ये एक मेडिकल साइंस का एक अहम ब्रांच बन गया। इसकी जो इलाज करने की पद्धति होती है वो दवा रहित होती है। इसमें इलाज के लिए हम जो है एक्सरसाइज का सहारा लेते हैं, मैनिपुलेशन का सहारा लेते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रोथेरेपी के उपकरण होते हैं, उनके द्वारा हम मरीजों का इलाज करते हैं। और मरीजों को इनमें काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है। और ये एक अब स्थापित विज्ञान हो गया है, जो हमारा भौतिक चिकित्सा भी इसे हिंदी में बोलते हैं, जो भौतिक चिकित्सा का विज्ञान है, एक स्थापित विज्ञान हो गया है। इसमें आजकल आप लोगों ने देखा होगा, सामान्य नागरिक लोग आजकल देखते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आजकल काफ़ी बढ़ रही हैं। इस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में फिजियोथेरेपी का एक अहम रोल है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आप ब्लड प्रेशर देख लें, डायबिटीज़ देख लें, इन सब से होने वाली जो लकवे की बीमारी है वो बहुत ही कॉमन होती जा रही है। लोगों को घुटने में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, हाथ जाम हो जाना, ये सब अब आम बात हो गई है, क्योंकि ये जीवन शैली से जुड़े हुए हैं। और हमारा जीवन शैली आजकल काफ़ी जो है कि टेक्निकल सा हो गया है। हम लोग अब बहुत ज़्यादा चलते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा घूमते नहीं हैं, उस वजह से जो है कि शरीर पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। और इसी प्रभाव के कारण जीवन में शिथिलता आ रही है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की जो है कि प्रचलन बढ़ती जा रही है। फिजियोथेरेपी के बारे में एक बड़ी अच्छी कहावत भी है, फिजियोथेरेपी ऐड लाइफ टू ईयर्स। वो इसलिए कहा गया है क्योंकि जैसे मैंने अभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात की, इन सब डिजीज़ों में जो है फिजियोथेरेपी एक गतिशीलता लाती है। मतलब आपकी अगर शरीर में कुछ कमियां हो गई हैं, उसको कैसे सुधारा जाए, आपका गति कम हो गया है, जीवन जीने की गुणवत्ता जो है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो गई है, उसको ये सुधार करने में काफ़ी सहायक होती है। और हेल्थ प्रमोशन के साथ साथ रिहैबिलिटेशन, बहुत सारे आपने देखे होंगे एक्सीडेंट हो जाते हैं, एक्सीडेंट में एम्पुटेशन करना पड़ जाता है, पैर काटना पड़ जाता है, या फिर किसी को लकवा हो गया या किसी को हेड इंजरी हो गई सड़क की दुर्घटना में, तो उनके लिए लाइफ ऐसा उन्हें लगता है कि ख़त्म सा हो गया है। लेकिन ऐसा है नहीं। जब आप जो है भौतिक चिकित्सा या फिजियोथेरेपी का सहारा लेते हैं तो इसमें आपके जीवन को जहाँ तक संभव है वो नॉर्मल किया जा सकता है। अगर आप फिजियोथेरेपी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो एक सामान्य विद्यार्थी को 12वीं पास होनी चाहिए, साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का ग्रुप होना चाहिए और 50% अंक प्राप्त होने चाहिए। इसके लिए बहुत सारे जो कॉलेजेज हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं वो प्रवेश परीक्षा लेते हैं। इस प्रवेश परीक्षा में अगर जो उत्तीर्ण हो गया तो उनको क्रमांक के आधार पे जो रैंकिंग है कॉलेज की उसमें वो एडमिशन देते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो मंत्रालय द्वारा संचालित 3 बहुत ही
बढ़िया संस्थान है जो कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स कराते हैं। उनमें एक दिल्ली में ही है जिसे पंडित दीनदयाल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड बोलते हैं। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत जो है कि अपना कोर्स चलाती है और दिल्ली की यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। साथ में इसी की ही मंत्रालय द्वारा कलकत्ता में और उड़ीसा में भी चलाए जा रहे हैं। कलकत्ता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड के नाम से है और उड़ीसा में निर्तार के नाम से है। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं जो कि आपको राज्य सरकार के सहायता से या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त करके चलाई जा रही हैं। आप पटना देखेंगे, बिहार में देखेंगे तो पटना मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत चलने वाली बिहार कॉलेज ऑफ फिजियो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, जहाँ पे जो है कि भौतिक चिकित्सा की शिक्षा प्रदान की जाती है। उसके बाद आप महाराष्ट्र चले जाएं, वहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर, जहाँ से मैंने भी अपना जो है कि कोर्स संपन्न किया है, तो वहाँ पे भी वो राज्य सरकार द्वारा संचालित कोर्स हैं और ये भी बड़े अच्छे कॉलेज हैं जिनसे आप जो है कि अपना आप प्रवेश पाकर और अपना फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं और या उसकी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये एक व्यावसायिक शिक्षा है, एक फिजियोथेरेपी एक व्यावसायिक कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स जिसे हम बोलते हैं। और ये एक 4 साल का पाठ्यक्रम है जिसमें 4 साल एकेडमिक और उसके साथ में 6 महीने की जो है इंटर्नशिप होती है। इन 4 सालों में आपको फिजियोथेरेपी विज्ञान के बारे में पूर्ण जानकारी दी जाती है। साथ में जो है कि आपको इसके प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे हैं, किस तरह से आप पेशेंट को एनालाइज करेंगे, किस तरह से आप पेशेंट को ट्रीट करेंगे, पेशेंट को ट्रीट करने के बाद क्या कमियां रह गई हैं, उस कमियों को आप कैसे आगे दूर करेंगे, इन सब चीज़ों की बड़ी ही विस्तृत जानकारी दी जाती है, जिसको जो है कि आप अपने मरीज पे पास होने के बाद जो है उस पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद आप उसको उपयोग में ला सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जो 6 महीने की इंटर्नशिप होती है 4 साल के पाठ्यक्रम के बाद, 6 महीने की इंटर्नशिप आपको विभिन्न जो डिपार्टमेंट होते हैं उसमें करनी पड़ती है। आपको ऑर्थोपेडिक्स में भी करना पड़ता है इंटर्नशिप, रोटेटरी इंटर्नशिप बोलते हैं, जैसे ऑर्थोपेडिक्स में, न्यूरोलॉजी में, आपको गायनी में, पीडियाट्रिक्स में, इन सभी जो हेल्थ केयर के जो अलग अलग विभाग हैं उन विभागों में आपको अपना इंटर्नशिप कंप्लीट करना होता है। इवन आईसीयू में आपको जो है कि 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि आप आईसीयू में जो पेशेंट है उनके चेस्ट कंडीशन को जो है कि एनालाइज करके आप उनको ठीक कर सकें, उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। जीरियाट्रिक केयर, आजकल जो ओल्ड एज बढ़ने के कारण जीरियाट्रिक केयर में भी जो है कि आपको इंटर्नशिप कराई जाती है। इवन आपको चेस्ट कंडीशंस के में जो पल्मोनरी मेडिसिन है उनमें भी कराई जाती है और इसका दायरा बढ़ता जा रहा है, तो उसके हिसाब से जो है ट्रेनिंग की जो है इंटर्नशिप की अवधि भी जो है कि ऐसा बना दिया गया है कि आप सारे विभागों में जाके अपने आप को एक दक्ष तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ एक आपको बेसिक आइडिया मिल जाए जिसको ये कि आप अपने अनुरूप आगे चलकर जिस हिसाब से प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसमें आप दक्ष बने। ये इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद आप एक पूर्ण रूप से एक फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में आप काम कर सकते हैं। उसके लिए कहीं कहीं पे क्या है कि आपको परिषद है, काउंसिल है, तो उस काउंसिल में आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। जैसे कि दिल्ली में हमारे यहाँ काउंसिल है, दिल्ली में रजिस्टर्ड कराना है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, फिर आपको छत्तीसगढ़ में आ गई है, राजस्थान और कुछ अन्य राज्यों में भी परिषद बनाने का काम चल रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर अभी परिषद का अभाव है, अभी इस दिशा में सरकार काम कर रही है और जब राष्ट्रीय स्तर पर आ जाएगा तो शायद जो छात्र होंगे पास होने के बाद उनमें उनको रजिस्टर कराना होगा, तभी वो जो है कि आगे प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। बीपीटी के बाद जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें आप या तो अपनी क्लिनिक खोल सकते हैं और क्लिनिक खोलने के बाद आप 1 लाख रुपये पर महीने के हिसाब से भी कमा सकते हैं। अमूमन हॉस्पिटल्स में 15,000 रुपये तक की सैलरी मिलती है लोगों को। 15,000 रुपये
फ्रेशर्स को मिल जाते हैं। उसके अलावा जब उनकी एक्सपीरियंस बढ़ती है तो उस हिसाब से उनकी जो है सैलरी डिसाइड हो जाती है। कुछ लोग फ्रीलांसिंग भी करते हैं। जो फ्रीलांसिंग करते हैं उनको 500 से 1000 रुपये के बीच में जो है कि पर विज़िट मिल जाती है। और वो डिपेंड करता है कि केस जिस तरह का है, उनको कितने महीने फिजियोथेरेपी चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर वो मेहनत कर रहा है तो उसे और भी रेफरल मिलते जाते हैं और उन्हीं रेफरेंस के माध्यम से उसकी जो है प्रैक्टिस काफ़ी आगे बढ़ जाती है। और एक फ्रीलांसर भी अगर दिल्ली में कोई स्थापित फ्रीलांसर है तो 1 से 1.5 लाख रुपए वो कमा लेता है दिल्ली जैसे शहर में। छोटे शहरों में थोड़ा हो सकता है कि कम हो, लेकिन छोटे शहरों में उसके हिसाब से खर्चे भी होते हैं और उसके हिसाब से लोगों की आमदनी भी होती है। तो छोटे शहरों का एक अलग मानदंड होगा, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में आप जो है कि कमा सकते हैं। एकेडमिशियन के रूप में भी काम कर सकते हैं। किसी कॉलेज में लेक्चरर, ट्यूटर बन जाते हैं। काफ़ी लोग ट्यूटर बन जाते हैं, जनरली डेमोन्स्ट्रेटर बन जाते हैं। और अगर आपको लगता है कि विदेश जाना है तो विदेश जाने के लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं। आपको उसके कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, वो पूरी करनी पड़ती हैं। जैसे कि आपको वहाँ की क्रेडेंशियल्स इवैल्यूएट कराना होता है। जो आपने बीपीटी का अपना कोर्स किया है, हर स्टेट का या हर आप कंट्री का बोलेंगे अलग अलग मानदंड है, और उन मानदंडों पे अगर आपकी जो है कि कोर्स की क्रेडेंशियल्स इवैल्यूएट होके उनके मापदंड के अनुसार आ जाती है तो आपको वो वहाँ के एग्ज़ाम के लिए जो है कि जो उनका लाइसेंसिंग एग्ज़ाम अपने देश के लिए वो लोग रखते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब मुख्यतः लोग जो है कि जाना चाहते हैं यूके, यूएस, मिडिल ईस्ट की कंपनियां हैं वहाँ जाना चाहते हैं, और इन सब जगहों पे, कनाडा, इन सब जगहों पे जो है कि वहाँ की अपनी लाइसेंसिंग एग्ज़ाम अथॉरिटी है। उसके अंतर्गत में आपको जो है कि उनको पास करने के बाद आप वहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। भारत देश के अपेक्षा विदेशों में जो है आपकी सैलरी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छी है। भारत देश में भी है, लेकिन अभी धीरे धीरे यहाँ पे ग्रो कर रहा है। सैलरी स्ट्रक्चर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी काफ़ी जॉब्स निकलती हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी, और एक स्टार्टिंग सैलरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अमूमन आज की डेट में 35,000 रुपये के स्टार्टिंग सैलरी है, जो कि आपके प्रमोशन के हिसाब से है। प्रमोशन में आप जो है कि आप 7600 का मैक्सिमम ग्रेड पे तक मिल जाता है, जो कि आपकी ग्रॉस सैलरी करीब 1.25 लाख रुपये के आसपास बना देती है। तो सरकारी क्षेत्र में भी काफ़ी जो है कि आपके स्कोप खुले हुए हैं, आप वहाँ भी जा सकते हैं। राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, किसी भी क्षेत्र में आपके लिए स्कोप। इवन बहुत सारे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट हैं जो सरकार के अंतर्गत चलती हैं। जैसे केंद्रीय गवर्नमेंट के अंदर में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में एम्स है जैसी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। और आपको आजकल पता होगा कि सरकार काफ़ी जगहों पे एम्स खोल रही है, और हर एम्स में मुझे नहीं लगता कि मिनिमम 20 से 25 फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होगी। तो आज अगर 10 एम्स खुल रहे हैं तो 250 फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ जो है कि उनकी ज़रूरत महसूस होगी। और राज्य सरकारें भी हर जगह अस्पताल खोल रही हैं, हेल्थ केयर पे ध्यान दिया जा रहा है। और जब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ काफ़ी बढ़ रही हैं तो इनकी उपयोगिता बढ़ रही है, तो राज्य सरकार बहुत सारे प्रोग्राम्स निकाल रही है। उन प्रोग्राम के तहत भी काफ़ी पोस्टें आती हैं, जैसे नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम है, सर्व शिक्षा अभियान है, उसके तहत में भी काफ़ी फिजियोथेरेपिस्ट को रिक्रूट किया गया है। आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स है उसमें काफ़ी फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रहे हैं। NHRM, नेशनल हेल्थ रूरल मिशन, और अब अर्बन मिशन की भी बात चल रही है। इनमें काफ़ी फिजियोथेरेपिस्ट को जो है कि कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया, लेकिन हाँ उनको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और उनमें जो है कि मिनिमम 25 से 30,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी मिल रही है। उसके लिए आप लोग हमेशा जो है कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ देखते रहिए। हर हॉस्पिटल्स के वेबसाइट या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के वेबसाइट, स्टेट गवर्नमेंट, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट, इन सब के वेबसाइट्स पे आपको रेगुलर जो है हिट करना होगा, और आपको रेगुलर विजिट करना होगा। विजिट करेंगे तो आपको उनकी जानकारी भी समय से मिल जाएगी। बीपीटी के बाद कुछ लोग चाहते हैं कि स्पेशलाइज करें, स्पेशलिस्ट हो जाएं फिजियोथेरेपी की फील्ड में। तो स्पेशलिस्ट बनने के लिए आपके पास काफ़ी एक रास्ता है। उस रास्ते के तहत है कि मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी, मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी आप कर सकते हैं। और मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी जो है उसमें ब्रांचेस बहुत सारी हैं, और उस ब्रांचेस के हिसाब से आप अपने आप को स्पेशलाइज कर सकते हैं। जैसे कि
आपने एमपीटी न्यूरोलॉजी लिया तो आप न्यूरो के केसेस पे अपना फोकस कर देते हैं। ऑर्थोपेडिक्स लिया तो आप ऑर्थोपेडिक्स से रिलेटेड केसेस पे अपना फोकस कर देते हैं। अगर आपने स्पोर्ट्स एंड ट्रॉमा किया तो स्पोर्ट्स एंड ट्रॉमा का आपने देखा होगा आजकल खेल जगत में फिजियोथेरेपी की बड़ी महत्व बढ़ गई है। हर फील्ड में, हर खेल में उनकी ज़रूरत पड़ी। अभी ओलंपिक्स हुए उसमें कितने फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत हुई। फिर हमारे क्रिकेट टीम के लिए आजकल बहुत सारे लीग मैचेस आ गए हैं, उसमें जैसे प्रो कबड्डी चल रही है उसमें ज़रूरत पड़ती है। फिर आपको बॉक्सिंग हो गई, इवन आपकी स्विमर्स हो गए, सारे लोग आजकल अपने परफॉर्मेंस को, एथलीट्स भी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट का यूज़ करते हैं, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट को पता होता है कि कौन सा मसल किस काम में आता है और किस मसल को हम दुरुस्त करें तो उसकी जो है परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। एक तीरंदाज के लिए कौन सी मसल्स यूज़ करनी है उसके बारे में फिजियोथेरेपिस्ट और जो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी करती है उसको उसकी बड़ी ही विस्तृत जानकारी होती है, और इसी एक्सटेंसिव नॉलेज का वो फ़ायदा उठाते हुए खिलाड़ियों को भी फ़ायदा देता है। तो इस क्षेत्र में काफ़ी लोगों का झुकाव बढ़ रहा है, तो इसलिए लोग एमपीटी, स्पोर्ट्स ट्रॉमा, स्पोर्ट्स की तरफ भी बढ़ रहे हैं, स्पोर्ट्स इंजरी की तरफ बढ़ रहे हैं। और आजकल आपने देख रहे हैं कि काफ़ी एक्सीडेंट्स बढ़ गए हैं, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रही है, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, तो ऑर्थोपेडिक एंड ट्रॉमा एम्पिटीन ट्रॉमा भी स्टार्ट हो रही है। एम्पिटीन हैंड रिहैबिलिटेशन, हाथ अगर आपका काम नहीं कर रहा है तो उसमें आप किस तरह से उस व्यक्ति को इस स्थिति में पहुंचाएं कि उसके हाथ मैक्सिमम यूज़ में या मैक्सिमम उपयोगिता में कैसे ला सकता है, कौन सी मसल्स को ठीक करना है, कौन सी डिवाइस लगाना है, उसको वो एनालाइज करके उनको वो असेस करके प्रिस्क्राइब करता है। तो एमपीटी में काफ़ी अच्छा स्कोप है। एमपीटी करने के बाद आपकी जो है कि सैलरी और जो जॉब प्रोस्पेक्ट्स है वो भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। आपके बाहर जाने के स्कोप बढ़ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो कंट्री है बाहर वो चाहते हैं कि हमारे पास एमपीटी किए हुए ही छात्र जो हैं आए और हमारे यहाँ काम करें। तो बाहर जाने का स्कोप आपका दुगना हो जाता है। आपके हॉस्पिटल्स में जो है, लोकल हॉस्पिटल्स में अगर आप किसी चीज़ में स्पेशलाइज्ड हैं और उनको उसी स्पेशलिटी में अगर उन्हें कोई फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए तो आपको उसी के अनुसार आपके स्किल जिस तरह से है वो स्किल टेस्ट करते हैं, उस स्किल के हिसाब से आपको जो है कि सैलरी भी देते हैं। तो मिनिमम जो है कि 25 से 30 हज़ार मिनिमम स्टार्टिंग जो है एक जो एमपीटी है स्पेशलाइज्ड उसे मिल जाता है। इसके बाद कुछ लोग चाहते हैं कि हम रिसर्च में रहें, और रिसर्च एक किसी भी प्रोफेशन की ग्रोथ करने के लिए अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि जब तक उस प्रोफेशन में रिसर्च नहीं होगा वो प्रोफेशन आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो रिसर्च में जिनको बहुत इंटरेस्ट होता है वो पीएचडी लेवल तक की भी पढ़ाई करते हैं। आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने पीएचडी देना भी स्टार्ट कर दिया है। उनमें अगर आप दिल्ली में देखें तो आपको एमआईटी यूनिवर्सिटी दे रही है, एसजीटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव में है, वो अब फिजियोथेरेपी में पीएचडी दे रहे हैं। एम्स जैसे संस्थान में भी पीएचडी है, लेकिन पीएचडी पर्टिकुलरली इन फिजियोथेरेपी नहीं है। आप पीएचडी इन न्यूरोलॉजी कर सकते हैं, पीएचडी इन एनाटॉमी कर सकते हैं, पीएचडी इन फिजियोलॉजी कर सकते हैं, पीएचडी इन ऑर्थोपेडिक्स कर सकते हैं। तो उसमें बेसिकली दीज आर दी रिसर्च बेस्ड पीएचडी, और आप किसी टॉपिक पे रिसर्च करते हुए अपने ज्ञान को और अपनी दक्षता को भी सुधार सकते हैं, और उसमें जो है कि आप आगे तक रिसर्च कर सकते हैं, और उस रिसर्च से जो फ़ायदे महसूस होते हैं वो समाज के लिए जो है बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। कुछ लोग जो हैं कि आप फेलोशिप भी लेते हैं, फेलोशिप आप इनोवेशन में ले सकते हैं, फेलोशिप इन रिसर्च भी ले सकते हैं। कुछ डिज़ाइन बना के कुछ चीज़ ऐसी आप बना रहे हैं उसमें आप फेलोशिप ले सकते हैं। इसमें मुख्यतः से स्टैनफोर्ड बायो डिज़ाइन करके एक इंस्टीट्यूट है जो कि बड़ी अच्छी फेलोशिप देती है। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, वो आपको फेलोशिप के लिए जो है कुछ प्रयोजन बना रखी है। CSIR है, ये लोग आपको फेलोशिप प्रदान करते हैं, और उसके कुछ मानदंड हैं, उन मानदंडों को आपको देखना पड़ेगा उनके वेबसाइट पे, ICMR CSIR के वेबसाइट पे जाके उन मानदंडों को देखना, और उन मानदंडों को आप पूरा करते हैं, उन पे खरा उतरते हैं तो आप जो है फेलोशिप के लिए भी जा सकते हैं। फेलोशिप में भी आपको जो है कि स्टाइपेंड मिलती है और काफ़ी अच्छी होती है, 60 से 70 हज़ार रुपये तक की स्टाइपेंड मिलती है। फेलोशिप 2-3 साल के लिए चलती है। बहुत सारे प्रोजेक्ट वर्क, रिसर्च प्रोजेक्ट वर्क है, उसमें भी आप अपने आप को इनरोल करा सकते हैं, और उन रिसर्च प्रोजेक्ट में भी काफ़ी अच्छी सैलरी मिल जाती है। तो 3-4 साल की
रिसर्च प्रोजेक्ट है, आपने अच्छा काम किया है रिसर्च प्रोजेक्ट में, तो वो रिसर्च प्रोजेक्ट गवर्नमेंट उसको बढ़ा भी देती है, 15 साल 20 साल तक के लिए भी कर देती है। तो वहाँ से भी आप रिसर्च प्रोजेक्ट में अपने आप को रखते हुए रिसर्च कर सकते हैं। इन सब को करने के बाद आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे तो गवर्नमेंट सेक्टर का भी मैंने बताया आपको, प्राइवेट सेक्टर में भी आप फिटनेस में आप देख सकते हैं, जिम में आजकल काफ़ी ज़रूरत महसूस हो रही है फिजियोथेरेपिस्ट की। आपको जो है कि नर्सिंग होम्स में है, फिर उसके बाद रिहैबिलिटेशन सेंटर है, जीरियाट्रिक सेंटर है, उन सब जगहों पे जो है कि फिजियोथेरेपिस्ट की उपयोगिता बढ़ रही है। और आजकल हम जैसा देखते हैं कि बहुत सारी अवेयरनेस बढ़ रही है फिजियोथेरेपी के लिए, दवा खाने से बहुत सारे दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। इन दुष्प्रभावों से अपने आप को दूर रखने के लिए फिजियोथेरेपी की तरफ वो आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि इसमें लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलता है और दवा रहित इलाज है। जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि ये एक दवा रहित इलाज है। इसका जो इलाज का माध्यम है, एक्सरसाइज है, मैनिपुलेशन है, ट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोथेरेपी है और बहुत सारी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं। उनको जैसे अगर न्यूरोलॉजिकल केस में देखिए तो पीएनएफ, एनडीटी, ये सब चीज़ें हैं जो कि मरीज को काफ़ी हद तक जो है रिलीफ पहुंचाती है और उसे एक नया जीवन जीने में प्रोत्साहित करती है। अब आप लोगों ने मेरा लेक्चर सुना, इसके लिए आप लोगों का काफ़ी धन्यवाद और शुक्रिया। आगे भी इसी तरह के कुछ जानकारियां मैं अगर उपलब्ध होंगी तो कराता रहूँगा। थैंक यू।